हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 37 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फ़ी आपका 350 रुपये है, यानी 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 रुपये में कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। बोला है कि 15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। एक बंदर जो है ना वह 1 मिनट में चढ़ता कितना मीटर है? 5 मीटर, ठीक है। और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। पहला मिनट में चढ़ता है 5 मीटर और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। चढ़ने और फिसलने का यह क्रम प्रत्येक 1-1 मिनट के अंतर पर हो रहा है, तो बताएं कि खंभे के शिखर पर पहुंचने में इस बंदर को कितना समय लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को हमें बनाना कैसे है। देखिए प्रत्येक मिनट में चढ़ता है 5 मीटर और अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब यह है ना कि पहला मिनट में 5 मीटर पे होगा, दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाएगा यानी 2 मीटर पे होगा, फिर उसके बाद अगले मिनट में 5 मीटर चढ़ेगा तो 7 मीटर पे होगा। कहने का यह मतलब है कि यह क्रम जो है आपका चलता रहेगा। पहले 5 चढ़ेगा, फिर 3 फिसलेगा, फिर 5 चढ़ेगा, फिर 3 फिसलेगा। यह क्रम आपका तब तक चलता रहेगा जब तक यह बंदर टॉप पे नहीं पहुँच जाए। बनाने के लिए देखिए तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो हम आपको ट्रिक बताते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, फिर उसके बाद बेसिक मेथड भी हम लोग देखेंगे। ट्रिक देख लीजिए क्या है। आपको एग्जाम में इसी मेथड का उपयोग करना है, इसी ट्रिक का उपयोग करना है, क्योंकि एग्जाम में वक्त की कमी होती है। ट्रिक देख लीजिए क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि खंभा का जो ऊंचाई होगा उसको लिखना है। तो खंभा का ऊंचाई कितना मीटर है? 15 मीटर। तो सबसे पहले आपको 15 लिखना है। जो भी खंभा का ऊंचाई होगा, जितने मीटर ऊंचे खंभे पे हमें चढ़ाना होगा बंदर को, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो खंभा का ऊंचाई 15 मीटर। अब इसमें से जो चढ़ने वाला स्टेप है उसको माइनस कर लेंगे। तो चढ़ने वाला स्टेप कितना मीटर है? 5 मीटर है कि 3 मीटर? आप बोलोगे कि सर 5 मीटर चढ़ने वाला स्टेप और फिसलने वाला स्टेप 3 मीटर, ठीक है। तो आपको हमेशा इसमें से क्या माइनस करना है? चढ़ने वाले स्टेप को माइनस करना है। तो हम माइनस करेंगे 5। इतना आपका क्लियर हो चुका है। आगे देखिए, बट्टा में लिखना है दोनों का डिफरेंस, यानी चढ़ने वाला और फिसलने वाले स्टेप का डिफरेंस। तो चढ़ता है हर बार कितना मीटर? 5 मीटर और फिसलता कितना मीटर है? 3 मीटर। तो 5 और 3 में डिफरेंस कितना का होगा? 2 का। तो बट्टा में लिखेंगे 2। बट्टा में हमेशा क्या लिखना है? बट्टा में लिखना है चढ़ने वाला और फिसलने वाले स्टेप का डिफरेंस। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब आगे आपको गुना करना है टाइम से। अच्छा, यहाँ पे टाइम क्या लेंगे हम लोग? तो टाइम यहाँ पे आपको लेना है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में टाइम या तो 1 मिनट होगा या फिर 2 मिनट होगा। टाइम या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि टाइम 1 होगा कि 2 होगा। तो देखिए क्या बोला है कि 1 मिनट में चढ़ता है 5 मीटर और दूसरे मिनट में फिसलता है 3 मीटर। तो चढ़ने और फिसलने का जो एक साइकिल है वह कितने समय में पूरा होता है? तो आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि 2 मिनट में पूरा होता है, क्योंकि पहले मिनट में तो 5 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 2 मीटर अगले मिनट में 3 मीटर फिसला है। तो चढ़ने और फिसलने का जो यह पूरा एक साइकिल है वह पूरा होता है 2 मिनट में। तो एक साइकिल जितने समय में पूरा हो उतना से गुना करिएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा ना कि 1 मिनट में ही 5 मीटर चढ़ेगा और 3 मीटर फिसलेगा, तो वहां पे समय आपका 1 मिनट ही होगा। अगर क्वेश्चन में यह दे दे कि पहले या 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और 3 मीटर फिसलता है, मतलब चढ़ने और फिसलने दोनों का क्रिया 1 मिनट में ही हो गया, तो वहां पे हम गुना करते 1 से। लेकिन यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 2 से, क्योंकि चढ़ता है पहले मिनट में, फिसलता है अगले मिनट में। तो टाइम हो गया 2। और एक काम और आपको कर लेना है लास्ट में, इसमें प्लस कर देना है 1। यह चीज ध्यान रहे, लास्ट में क्या करना है आपको? +1 कर देना है। आंसर आपका आ गया। देखिए सोल्व करिए। 2 से 2 कैंसिल, 15 में से 5 माइनस करिएगा, कितना होगा? 10। 10 + 1 11, यानी 11 मिनट के बाद यह बंदर जो होगा ना
वह आपका खंभे के ऊपर चढ़ चुका होगा। 11 मिनट में यह बंदर खंभे के ऊपर चढ़ जाएगा, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 11 मिनट हो जाएगा। ध्यान से इस ट्रिक को समझिएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, खंभे की ऊंचाई माइनस क्या करेंगे, चढ़ने वाला स्टेप, बट्टा में क्या रहेगा, चढ़ने फिसलने का डिफरेंस, और गुना करेंगे हम लोग टाइम से। यहाँ पे टाइम जो चढ़ने और फिसलने का जो एक साइकिल है वह जितने समय में पूरा होता होगा उस समय को लेना है, और प्लस आपको करना है एक, यही मेथड आपको यूज करना है। बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 15 - 5 क्या लिखेंगे, सीधे 10, बट्टा में चढ़ने फिसलने का क्रम कितना है, 5 - 3 2 हो जाएगा, गुना टाइम कितना होगा 2, इससे इसको काटिए 10 + 1 करते हैं तो 11 हमारा आंसर। यानी कि बिना कलम उठाए इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। अब इसके पूरे स्टेप को हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 15 मीटर लंबा एक चिकना खंभा है ना, चलिए हम 15 मीटर लंबा एक चिकना खंभा बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए खंभे को हम गिरा देते हैं, ओके। 15 मीटर लंबा यह चिकना खंभा हम बना लेते हैं। यहाँ पे समय लिखते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ज़रूरत होगा तो हम ले लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर में समय लिख लेते हैं, किस फॉर्म में, मिनट के फॉर्म में, समय मिनट के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला समय है 1 सेकेंड, मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7, 8, 9, 10, 11, 12। प्रैक्टिकली हम चीज़ों को समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम समय लिख दिए हैं। अब गौर से समझिएगा आप, बंदर जो है उसको चढ़ाना कितना मीटर है, 15 मीटर। तो अगर कभी भी बंदर 15 मीटर पे चला गया तो वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, उसके आगे फिर उसको फिसलने नहीं देंगे, क्योंकि 15 मीटर पे चढ़ने का मतलब है कि टॉप पे आ गया तो यहाँ से वह नहीं फिसलेगा, ठीक है। तो जहाँ भी 15 मीटर पे बंदर हमें नजर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चढ़ता कैसे है, तो पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो यह क्रम तो अल्टरनेट में चलेगा। यानी कि पहला मिनट में 5 चढ़ेगा, फिर 3 फिसलेगा, फिर 5 चढ़ेगा, फिर 3 फिसलेगा, फिर 5 चढ़ेगा, फिर 3 फिसलेगा, यह क्रम चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि सबसे पहले वह चढ़ेगा कि फिसलेगा, तो चढ़ेगा। और जब भी चढ़ता है तो कितना मीटर, 5 मीटर। तो 1 मिनट बाद यह बंदर, 1 मिनट के बाद, ऊपर में समय है, वह बंदर हमें कितना मीटर पे दिखेगा, सर 1 मिनट के बाद तो हमें बंदर 5 मीटर पर दिखेगा, ठीक है। अब दूसरे मिनट में वो क्या होगा, 3 मीटर फिसल जाएगा। तो 5 मीटर पर है, 3 मीटर फिसलेगा तो कितने मीटर पर नजर आएगा, 2 मीटर पे नजर आएगा। यानी कि पहला मिनट में तो वह हमें 5 मीटर पे नजर आया, और हम लोग इस उम्मीद से थे कि अगले मिनट में बंदर और ऊपर चढ़ेगा, लेकिन अगले मिनट में तो वह फिसल गया 3 मीटर। जितना चढ़ा था उससे 3 मीटर फिसला, तो 5 मीटर पे था, 3 मीटर फिसला तो 2 मीटर पे आ गया। अब एक साइकिल पूरा हो चुका है, चढ़ा फिर फिसल गया, फिर क्या होगा, यह साइकिल दोबारा से चलेगा, फिर यहाँ से चढ़ेगा, ठीक है, फिसल चुका है, फिर अब चढ़ेगा। तो जब भी चढ़ेगा तो 5 मीटर, तो 2 पे है, 5 मीटर चढ़ेगा तो 2 और 5 7 मीटर। यानी तीसरे मिनट में बंदर 7 मिनट पे होगा, ठीक है। तीसरे मिनट में कितना मीटर पर, 7 मीटर पर। 2 मीटर पर है, यहाँ से चढ़ेगा तो 5 मीटर, जब भी चढ़ेगा 5 मीटर तो 7 मीटर पे। अब यहाँ से फिसलेगा, जब भी फिसलेगा तो 3 मीटर, तो 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4। प्रक्रिया समझ में आ गया है। अब इसको हम आगे बढ़ाते चलते हैं। 4 पे है, चढ़ेगा 5 तो 9 पे, फिर फिसलेगा 3 तो 6 पे, फिर चढ़ेगा 5 तो 11 पे, फिर फिसलेगा 3 तो 8 पे, फिर चढ़ेगा 5 तो 13 पे, फिर फिसलेगा 3 तो 10 मीटर पे, फिर चढ़ेगा 5 तो 15 मीटर पे। देखिए 15 मीटर पे बंदर आ गया, यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि हमें इसे चढ़ाना था कितना मीटर पे, 15 मीटर पे। तो 15 मीटर पे चढ़ने में इसको कितना समय लगा, 11 मिनट का समय लगा है। 11 मिनट में यह बंदर जो है वह 15 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ गया। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको वही तरीका अपनाना है जो पीछे हमने आपको बताया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो प्रति घंटा बस कितने देर रुकती है यह हमें बताना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए बस का जो मूल स्पीड है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा है,
लेकिन रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यह बस रुक रुक के चलती है, यानी कहीं रुकती होगी, पैसेंजर लोड करती होगी, फिर उसको अनलोड करती होगी, यह प्रक्रिया चलता होगा जिसके वजह से इसका चाल जो है वह घट जाता है। तो हमें यह बताना है कि बस प्रति घंटा कितना देर रुकती है। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए कि बिना रुके हुए अगर बस चलती तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलती? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसका स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटा में 54 किलोमीटर। तो बिना रुके हुए अगर बस चलती तो यह चल जाती 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुकने के वजह से यह कितना चलता है 1 घंटा में? 45 किलोमीटर। यानी कितना कम चल रहा है प्रति घंटा? प्रति घंटा यह 9 किलोमीटर कम चल रहा है। ठीक है, इसको चलना चाहिए था 54, लेकिन रुकने के कारण 45 ही चल पा रहा है, यानी प्रति घंटा बस कितना कम दूरी तय कर रहा है? 9 किलोमीटर। तो आप लिखिए 9 को ऊपर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यह बस जो है रास्ते में उतने ही समय के लिए रुकता है जितने समय में 9 किलोमीटर की दूरी तय हो जाए, क्योंकि है ना, रुकने के वजह से ना 9 किलोमीटर कम दूरी तय कर पा रहा है 1 घंटा में। अगर नहीं रुकता तब तो यह 54 ही चलता। तो प्रति घंटा उतने ही समय के लिए बस रुकता होगा जितने समय में 9 किलोमीटर की दूरी तय हो जाए। तो अब आप यह निकालिए कि 9 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय होगा। तो इस दूरी को, जो चाल है बस का, वो तो 54 ही है। इस चाल से तय करने में क्या समय लगेगा? तो दूरी बट्टा चाल समय निकलेगा, लेकिन यहाँ से जो समय निकलेगा वह आवर के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें यह निकालना है कि प्रति मिनट बस कितने समय के लिए रुकता है। तो इस वजह से हम इसमें कितना से गुना करेंगे? 60 से, क्योंकि आंसर यहाँ से आवर के फॉर्म में आएगा। हम 60 से गुना करेंगे, आंसर हमारा मिनट के फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 9 छके 54, 6 से अगर हम इसको काटेंगे 10, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 10 मिनट। यानी बस प्रति घंटे 10 मिनट के लिए रुकती है। अब तरीका क्या हो गया ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का कि दोनों स्पीड का अंतर ऊपर में लिखना है। तो 54 और 45 में अंतर कितना का? 9 का, तो 9 ऊपर रहेगा। बट्टा में जो मूल स्पीड है उसको लिखना है, तो मूल स्पीड क्या है? 54, और मिनट के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, इसलिए हम इसमें कितना से गुना करेंगे? 60 से। क्वेश्चन आपका सोल्व। 9 छके 54, 6 से अगर आप इसको काटते हैं ना तो 6 दहाई 60, यानी प्रति घंटा बस जो है ना वो आपका 10 मिनट के लिए रुकेगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका एवरेज से है, और यह क्वेश्चन आपका एवरेज एरर का है। ठीक है, एवरेज एरर का माध्य से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम एवरेज निकाले यानी कि औसत निकाले या माध्य निकाले, दोनों एक ही चीज़ होता है। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। औसत निकालने के लिए भी वही चीज़, औसत जब भी निकालना होता है तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जैसे 20 संख्याओं का औसत निकालना होगा तो 20 संख्याओं को जोड़ के उसमें हम भाग करेंगे 20 से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया, मतलब 18 संख्याओं का औसत 124 निकाला गया। अच्छा, एक चीज सोचिए जरा कि यह औसत कैसे निकाला होगा। तो इन सभी 18 संख्याओं को जोड़कर उसमें भाग किया होगा 18 से। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, यही तो औसत होता है ना। तो सभी 18 संख्याओं को जोड़कर 18 से भाग किया होगा तो औसत 124 आ गया होगा। ऐसे ही तो निकाला होगा। लेकिन देखिए बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षण यानी 2 संख्या को 46 और 82 लिख दिया गया। 2 जगह गड़बड़ी हो गया, 46 और 82 लिख दिया गया, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थे। संख्या 2 ऐसा था जो वास्तव में 64 और 28 था, उसके बदले में 46 और 82 लिख दिया गया। तदनुसार उक्त 18 प्रेक्षणों का सही औसत क्या होगा? मतलब कि यह औसत तो अब सही नहीं है, क्योंकि इस औसत में 2 संख्या ऐसा है जिसको गलत लिख दिया गया। ठीक है, 2 संख्या ऐसा है जिसको गलत लिख दिया गया, मतलब उन दोनों संख्या का कैलकुलेशन क्या हुआ होगा? गलत हुआ होगा। तो जैसा कि हमने आपको स्टेप बताया कि औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले आंकड़ों का योग फिर आंकड़ों की संख्या। तो सोचिए जरा सा कि 46 और 82 लिख दिया गया। ठीक है, देखते रहिएगा आप, 46 और 82 लिख दिया गया, तो दोनों को एक संख्या में आप कन्वर्ट करिए। 6 और 2 8 और 8 और 4 12, मतलब वास्तव में कितना लिख दिया गया? 128 लिख दिया गया। अच्छा, 128 जो लिखा है वह सही है कि गलत है? यह तो आपका गलत है, इतना लिख दिया गया, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थे। वास्तव में क्या था? वास्तव में वह 64 और 28 था। दोनों को एक संख्या में कन्वर्ट करिए, 8 और 4 12, 2 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, यानी वास्तव में वह कितना था? वास्तव में सही जो था वह 92 था, जबकि उसको लिख दिया गया 128। अब आप एक चीज सोचिए कि
128 लिख दिया किसके बदले में, 92 के बदले में। तो 128 92 के बदले में लिखा तो ज्यादा लिखा कि कम लिखा, तो ज्यादा लिख दिया ना, 92 ही था उसके बदले में 128 लिख दिया, तो ज्यादा लिखा। कितना ज्यादा लिखा तो देखिए, तो दोनों में अंतर कितना का है, 36 का है, मतलब 36 ज्यादा लिखा। तो योग में इस 36 का तो वृद्धि हो गया होगा, क्योंकि 92 के बजाय 128 लिख दिया। तो योग में इस 36 का वृद्धि, तो औसत में कितना का वृद्धि होगा, तो योग को औसत में कन्वर्ट करने का तरीका है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या तो 18 है ना, 36 का वृद्धि हो रहा है 18 संख्याओं में, तो 18 से भाग करेंगे तो औसत में वृद्धि पता चलेगा। तो औसत में कितना का वृद्धि हो गया होगा, 2 का। मतलब ये जो औसत आपका यहाँ पे है ना, इसमें ऑलरेडी 2 का वृद्धि है, क्योंकि योग में वृद्धि है, ज्यादा लिख दिया है संख्या तो योग में वृद्धि होगा। जब योग में वृद्धि होगा तो औसत में भी वृद्धि होगा। औसत में कितना का वृद्धि है, 2 का। तो सही औसत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 ज्यादा है। 2 अगर हम प्लस करेंगे तब तो और ज्यादा हो जाएगा और गलत हो जाएगा। हमें सही करना है तो यह जितना ज्यादा है उसको उतना कम करेंगे तो सही होगा। तो 124 में कितना ज्यादा औसत है, 2, तो 2 कम करिए, सही औसत निकल जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 122। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। किसी गांव की आबादी 8000, ठीक है, गांव की वर्तमान आबादी जो है वह आपका 8000 है। ठीक है, प्रथम वर्ष के दौरान यह 10% और द्वितीय वर्ष के दौरान यह 20% बढ़ जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, होल वैल्यू निकालेंगे। तो 10% का होल वैल्यू निकालिए, क्या होगा, 10% का मान निकालिए 1/10। आप बोलोगे सर यह मान कैसे निकाल दिए, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 ही तो होगा ना। तो 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10। तो 10% का वैल्यू कितना, 1/10। अच्छा, अब देखो कि 10% की वृद्धि हुई है कि कमी। तो यहाँ देखिए 10% के दर से बढ़ जाता है, वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि का होल वैल्यू जोड़ेंगे कैसे, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़िए। तो 10 और 1 11, नीचे में सेम रहेगा, तो 11/10। लगभग सभी वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। तो वृद्धि का होल वैल्यू जब भी निकालना होता है तो जोड़ के निकालते हैं। कैसे जोड़ेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ के ऊपर लिखेंगे, नीचे में कुछ नहीं करना है, नीचे में जो डाटा है वही रहेगा। तो 10% वृद्धि का होल वैल्यू 11/10 और द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 20% का मान पहले आप निकाल लो। तो 20% का मान 1/5। अच्छा, 20% की वृद्धि हो गई है ना, तो वृद्धि का होल वैल्यू तो जोड़ के निकालेंगे फिर से। तो 5 और 1 6, 6/5। ठीक है, चलिए, यह आपका हो गया 10% वृद्धि का होल वैल्यू और यह हो गया आपका 20% वृद्धि का होल वैल्यू। अब चलिए, क्वेश्चन क्या है, बोला है कि बताएं कि 2 वर्ष के बाद गांव की आबादी क्या होगी। 2 साल बाद का आबादी पूछा है ना, तो होल वैल्यू का हम लोग सीधा गुना करेंगे। आगे अगर जाना होगा तो हम लोग सीधा गुना करेंगे और पीछे अगर जाना होगा तो उल्टा गुना करेंगे। तो गांव की वर्तमान आबादी कितना है, गांव की वर्तमान आबादी 8000 है। हमें बताना है कि 2 साल बाद गांव की आबादी क्या हो जाएगी, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो पहले साल का होल वैल्यू 11/10 है और दूसरे साल का होल वैल्यू आपका 6/5 है। हम दोनों होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया होता कि वर्तमान आबादी इतना है, 2 साल पहले कितना था, तो दोनों होल वैल्यू का उल्टा गुना करते, यानी 11/10 के बदले हम 10/11 और 6/5 के बदले 5/6 से गुना करते। मतलब पीछे जाना होगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना और आगे जाना होगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो हमें इस बार आगे जाना है तो हम होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। इसको सोल्व करिए। सबसे पहले तो 0 से 0 काटिए, 5 से काटिएगा तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 160। 16 छक्के 96 गुने 11, 10,560। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, 10,560। तो गांव की कुल आबादी 2 साल बाद यही हो जाएगी। होल वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अच्छा, कमी होता तो कमी का होल वैल्यू हम लोग घटा के निकालते हैं। 10 - 1 9, 9/10 हो जाता। कब, जब क्वेश्चन में बोला होता कि 10% की कमी, 20% की कमी, तो कमी का होल वैल्यू घटा के और वृद्धि का होल वैल्यू हमें जोड़ के निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो परसेंटेज के फॉर्म में 100% आपका होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य परसेंटेज के फॉर्म में कितना होता है, 100%। तो बोला है एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। तो आप बताओ कि पहले केस में विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% हानि पर बेच दिया
तो हमने आपसे कहा कि परसेंटेज के फॉर्म में 100% क्रय मूल्य होता है, तो 100 से जितना कम में बेचेगा उतना हानि होगी। तो 20% की हानि पर बेचा होगा, यानी 100 से 20% कम, मतलब कि पहला जो विक्रय मूल्य है वो 80% हो गया। अब विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता है, यह तो रुपए के फॉर्म में, अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये ज़्यादा होता तो 5% का लाभ होता। दूसरा बार क्या हो रहा है, 5% का लाभ, तो 5% का लाभ कब होगा, जब 100 से 5% ज़्यादा में बेचेंगे, यानी कि 105% में बेचेंगे। ध्यान से समझिएगा, पहला विक्रय मूल्य देख लीजिए क्या है, 20% की हानि का विक्रय मूल्य 80% हो जाएगा और 5% लाभ का विक्रय मूल्य 105% हो जाएगा। अब गौर से देखिए, 20% हानि से 5% लाभ के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना पड़ेगा परसेंटेज में, तो 80 से 105 करना पड़ेगा। तो 80 से 105 करने के लिए वृद्धि कितना का करना पड़ेगा, 25% का। किसका 25%, कॉस्ट प्राइस का। तो क्रय मूल्य के 25% यानी 25/100, क्रय मूल्य के 25% यानी कि 25/100 के बराबर वृद्धि करना पड़ेगा क्रय मूल्य में, जबकि वास्तव में विक्रय मूल्य में, जबकि विक्रय मूल्य में वृद्धि कितना का हुआ है, 100 रुपए का। क्रय मूल्य के 25% के बराबर इतना का वृद्धि करना पड़ेगा आपका विक्रय मूल्य में, जबकि विक्रय मूल्य में कितना का वृद्धि हुआ है, 100 रुपए का। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 25 चौके 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 100 यानी कि 400 रुपये। ठीक है, एक तो मेथड यह हो गया। अब दूसरा देख लीजिए तरीका क्या है, डायरेक्ट अप्रोच क्या है, ध्यान से समझिएगा। 20% हानि से 5% का लाभ, तो विक्रय मूल्य में अंतर कितना का होगा, तो हानि से लाभ में है ना, तो दो रंग है तो जोड़ के चलेंगे, यानी 25% का। तो रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में अंतर 100 रुपए का, जबकि परसेंटेज के फॉर्म में विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, 25% का। तो यह 100 रुपये 25% का मान है, 25 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी 100% का मान, तो हम कितना से गुना करेंगे, 100 से। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, 25 चौके 100, 4 से गुना करेंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा आपका 400। तो यही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 20% हानि से 5% लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में अंतर आपका 25% का आएगा। दो रंग रहे ना तो जोड़ लीजिएगा, हानि है लाभ है तो हम जोड़ लेंगे 20 और 5, 25%, विक्रय मूल्य में 25% का अंतर, जबकि रुपए के रूप में 100 रुपये, तो 100 रुपये जो है वो 25% का मान, 25 से भाग करेंगे 1% का मान, 100% का मान निकालना है तो हम गुना करेंगे 100 से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, इसे 2.5% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज मिलता है ना। कितना अधिक ब्याज मिलता, 540 रुपये। कब, जब 2.5% अधिक दर पर उधार दिया गया होता। तो 2.5% वार्षिक दर से 3 साल में कितना प्रतिशत ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तो 2.5 + 2.5 + 2.5 यानी कि 7.5%। तो वास्तव में देखिए 540 रुपये का वृद्धि हो रहा है रुपए के फॉर्म में, जबकि परसेंटेज के फॉर्म में मात्र 7.5% का वृद्धि होगा। क्या बोला है कि 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता। तो अगर 2.5% अधिक दर पे उधार देंगे तो 3 साल में 2.5 × 3 7.5% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो परसेंटेज के फॉर्म में 7.5% ज़्यादा, जबकि रुपए के रूप में 540 ज़्यादा। तो 540 7.5% का मान है, 7.5 से गुना करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें निकालना इस क्वेश्चन में मूलधन कितना होगा, यानी कि 100% का मान क्या होगा, तो हम 100 से गुना करेंगे। पॉइंट हटाएंगे ऊपर में एक और 0, 25 से काटिए, 25 या 75, 25 चौके 100, 40 हो जाएगा यहाँ पे, 3 से काटिए, 18 या 54, 180, 18 चौके 72, यानी कि यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा आपका 7200 रुपये। मूलधन की बात करें तो भी हम लोग 100% का मान निकालेंगे, क्रय मूल्य की बात करें फिर भी हम लोग 100% का मान निकालेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, मूलधन के 7.5% यानी 7.5/100 इतना के बराबर आपका ब्याज अधिक मिलेगा, जबकि ब्याज अधिक कितना मिलता है 540। तो इससे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है, बोला है किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तो कुल धन क्या होगा। देखिए अगर केस 2 साल का हो ना तो CI और SI में अंतर रेट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए CI और SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, रेट के स्क्वायर के बराबर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और जब भी रेट का स्क्वायर करते हैं तो 0.2 अंकों के बाद, यानी CI और SI में अंतर 1% के बराबर हो जाएगा।
अगर मान लीजिए कि रेट 8% होता तो CISI में अंतर रेट का स्क्वायर यानी कि 64.2 अंकों के बाद 0.64% का अंतर हो जाता। अगर रेट 7% होता तो CISI में अंतर 7 का स्क्वायर यानी 49.2 अंकों के बाद 0.49% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ CI और SI में अंतर कितने परसेंट का आ जाएगा? 1% का, जबकि रुपए के रूप में 15 रुपये। तो यह 15 रुपये जो है वह 1% का मान है। 1 से भाग करेंगे तो 1% का ही मान निकलेगा। हमें क्रैमूल निकालना है यानी 100%, मूलधन निकालना है यानी 100% का मान, तो 100 से गुना कर देंगे। 15 गुने 100 यानी कि 1500 रुपये जो है ना वह आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है। CISI में अंतर क्या होगा? रेट का स्क्वायर, रेट 10 है, 10 का स्क्वायर 100। जब भी रेट का स्क्वायर करेंगे 0.2 अंकों के बाद तो यही अंतर आएगा 1% का, जबकि रुपए के रूप में 15। तो 15 1% का मान है, 1 से भाग करिए तो 1% का ही मान निकलेगा। कुल धन यानी कि मूलधन बताना है तो 100 से गुना करेंगे, मूलधन निकल जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए और 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों के अंतराल पर 2 बराबर किस्तों में वापस करने थे। देखिए किस्त वाला क्वेश्चन है और चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी किस्त वाला क्वेश्चन आए और प्रत्येक किस्त का मान पूछे तो उसको देखिए निकालने का तरीका है कि सबसे पहले रेट का होल वैल्यू निकालिए। तो 4% का मान क्या होगा? 1/25। 4% 4/100 सोल्व करिएगा तो 1/25 ही होगा ना। अब इसका होल वैल्यू निकालिए। तो होल वैल्यू जोड़ के ही निकालेंगे ब्याज के केस में, क्योंकि ब्याज हमेशा बढ़ता ही है। तो 25 और 1 क्या हो जाएगा? 26। तो 26/25, 26/25 यही होल वैल्यू होगा किसका? रेट का। जो भी रेट होगा उसका हम होल वैल्यू निकालेंगे किस्त वाले क्वेश्चन में। अब प्रत्येक किस्त का मान निकालने का देखिए तरीका क्या होगा। प्रत्येक किस्त का मान वही होगा जो ऊपर वाले से कटेगा, यानी 26 से कटेगा। तो 26 से जो ऑप्शन कटेगा वही हमारा आंसर होगा। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा किस्त वाले क्वेश्चन में? जो ऊपर वाले से 26 से कटेगा। तो देखिए 26 से कौन कटेगा? तो 26 का पहाड़ा हमें नहीं पता है, तो 26 को 2 भागों में बांटते हैं, 13 और 2। तो जो संख्या 13 और 2 दोनों से कटेगा वही 26 से कटेगा। तो इस ऑप्शन को चेक करिए, यह 13 से कट जाएगा। 13 कम 13, 13 चौके 52। इसको चेक करिए, 13 कम 13, 13 पंचे 65, 13 से नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, 13 से नहीं कटेगा। यह भी आपका 13 से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। वास्तव में हमें क्या खोजना था? वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा जो 26 से कटेगा। ठीक है। जब भी आपसे प्रत्येक किस्त का मान पूछे तो जो भी रेट होगा उसका होल वैल्यू निकालेंगे, और होल वैल्यू निकालने के बाद जो ऊपर में वैल्यू आए ना, जो वैल्यू आपका कहाँ पे आए? ऊपर में वैल्यू आए, उससे जो कटेगा वही प्रत्येक किस्त का मान होगा। लेकिन अगर उधार लिया गया धनराशि कभी पूछ देता तो जो नीचे वाला से कटेगा वह उधार लिया गया धनराशि होगा। देखिए 25 से यह वाला संख्या आपका कट रहा होगा। ठीक है। जनरली प्रत्येक किस्त का मान पूछता है तो ऊपर वाला से एकमात्र ऑप्शन कट रहा है तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका डिस्काउंट से है। बोला है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया जाए तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा? पहले देखिए कीमत 30% बढ़ा दिया गया, तो हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का MRP यानी कि अंकित मूल्य 100 रुपये। अब इसका कीमत 30% बढ़ा दिया तो कीमत कितना हो जाएगा? इसके पूर्व मूल्य के 130% के बराबर, यानी 130/100। क्योंकि पहले इसका कीमत कितना किया? 30% बढ़ा दिया। अब 10% का 2 डिस्काउंट किया है तो 10% छूट के बाद इसका कीमत मूल कीमत के 90% के बराबर, और 10% का कितना छूट है? 2 छूट, तो फिर से एक और 10%, तो 90/100, यानी वस्तु का कीमत यही रह जाएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? 30% बढ़ाएंगे तो 100 रुपये की वस्तु का कीमत इसके अंकित मूल्य के 130% के बराबर, फिर 10% का 2 डिस्काउंट तो 90-90। सोल्व करिए, 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया। फिर देख लीजिए 00 से काटिए, 00 से काटिएगा तो 00 भी कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। गुना करिए, 13 नमा 117 और गुना 9 1053, 1053 बट्टा कितना हो जाएगा? 1053 बट्टा आपका यहाँ पे ना 1053 बट्टा कितना हो जाएगा? 10। तो 10 से भाग करने का मतलब है 1 अंक के बाद दशमलव, तो 105.3। अच्छा 105.3 आया, इसका मतलब क्या समझे? तो आप देखिए कि MRP वस्तु का कितना लिए थे आप? 100 रुपये लिए थे। तो 100 रुपये के वस्तु का कीमत जब 30% बढ़ाएंगे और 10% का 2 डिस्काउंट करेंगे तो 100 रुपये के वस्तु का कीमत 105.3 होगा।
तो 100 रुपये के वस्तु का कीमत 105.3 हुआ, यानी 100 से कितना ज़्यादा है वह 5.3 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वस्तु का कीमत अंतिम रूप से क्या होगा 5.3% बढ़ जाएगा। 100 रुपये के सामान का कीमत 105.3 यानी कि 5.3 रुपये की वृद्धि। तो 100 रुपये में 5.3 रुपये की वृद्धि यानी कि 5.3% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया। अच्छा, ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, इसका मतलब यह है कि ए इस दूरी को जितने समय में तय करेगा ना, उससे 15 सेकेंड ज़्यादा समय बी को लगेगा। ए अगर इस दूरी को टी सेकेंड में तय करेगा तो बी को इस दूरी को तय करने में टी प्लस 15 सेकेंड का समय लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 800 मीटर के दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया। तो ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, मतलब इस दूरी को ए जितने समय में तय करेगा उसके 15 सेकेंड बाद भी इस दूरी को तय करेगा। जैसे देखिए, यह आपका दौड़ हो गया कितने मीटर का 800 मीटर का। इस दौड़ में जो पहले इस दूरी को तय करेगा वही तो जीतेगा ना। तो ए बी को हरा दिया है आपका कितने सेकेंड से 15 सेकेंड में, मतलब ए यहाँ पे पहुँच गया है, उसके 15 सेकेंड बाद भी पहुँचा है। तो आप देखिए कि ए इस दूरी को कितने समय में तय कर सकता है, तो ए को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी कितना है 800 मीटर ना, 800 मीटर की दूरी है और ए का स्पीड देखिए कितना है, ए का चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो ए इस दूरी को इतने समय में तय कर सकता है। यह जो दूरी है आपका 800 मीटर, इसको ए कितने समय में तय करेगा, तो ए का स्पीड दे रखा है और दूरी कितना तय करना है यह भी पता है। सोल्व करिए इसको, मीटर से मीटर कैंसिल, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 20 हो जाएगा, है ना। नीचे वाला जाके 20 में गुना तो 18 तिया 36, 360 सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा, यानी 360 सेकेंड का समय लगता है ए को। तो ए को 360 सेकेंड का समय लगता है, तो बी को कितना समय लगेगा 15 सेकेंड ज़्यादा, यानी कि 375 सेकेंड बी को इस दूरी को तय करने में लग जाएगा। क्योंकि ए को 360 सेकेंड लगा है तो बी को 375 सेकेंड। अब पूछा है बी का चाल क्या था, यह हमें बताना है। तो बी को जो है ना 800 मीटर की दूरी तय करने में, 800 मीटर की दूरी तय करने में बी को कितना समय लगा 375 सेकेंड। तो दूरी बट्टा समय इससे क्या निकल जाएगा, दूरी बट्टा समय इससे निकल जाएगा चाल, लेकिन यहाँ से जो चाल निकलेगा वो मीटर पर सेकेंड में होगा। तो आप 18/5 से गुना कर लीजिए ताकि चाल आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाए। यह किसका चाल होगा, बी का, वेलोसिटी ऑफ बी होगा, बी का चाल। बी इस दूरी को इतने समय में तय करता है, दूरी बट्टा समय चाल हो जाएगा। सोल्व करिए आप यहाँ पे, अगर काटिएगा 25 से तो देखिए 25 से कम 25, 12, 25 पंचे 125, 15। 25 से अगर इसको आप काटते हैं तो 25 तिया 75, 5, 25 दूना 50, और देखिए 3 से काटिए, 3 पंचे 15, 3 से काटिएगा तो 3 छक्के 18, 32 गुने 6 कितना हो जाएगा 192/25, यही तो होगा ना। हाँ जी, 192/25, 192/25 को पूर्णांक के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, 7.17/25, 25 सते 175, 175 और 17 192, यानी कि 7.17/25 किलोमीटर पर आवर। यही आपका स्पीड किसका हो जाएगा, बी का। तो हम लोगों से बी का चाल ही पूछा गया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का सेट आपका समाप्त हुआ। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।